हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम मॉक टेस्ट हिंदी से संबंधित लेके आए हैं और ये लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित होंगे। सारे प्रश्न जो बताएंगे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम के लिए और सभी प्रश्नों को भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताएंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस सेशन। पहला प्रश्न है, समास विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प असंगत है, बाकी तीनों से अलग है, उसी का आपको चयन करना है। ऑप्शन में दिया है पंचमुखी, 5 मुखों का समाहार, चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली स्त्री, चक्रधर, चक्र धारण किया है जिसने, सत्य धर्म, सती है जो धर्म। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन में जो समास विग्रह क्या है वो गलत क्या है, असंगत क्या है, बाकी तीनों से अलग क्या है। तो देखिए ऑप्शन में दिया पंचमुखी, 5 मुखों का समाहार, यानी कि ये बात सही है। यहाँ पे समासिक विग्रह भी सही है और साथ साथ हम ये भी बताएंगे कौन सा समास है। तो देखिए इसमें द्विगु समास हो जाएगा। आप कहिएगा द्विगु कैसे, तो द्विगु समास में जो पद मतलब शब्द का पहला पद होता है वो संख्यावाचक होता है। तो यहाँ देखिए पंचमुखी, 5 मुखों का समाहार, 5 आ गया ना, यानी पहला पद संख्यावाचक हो गया, यानी कि ये द्विगु समास हो गया। तो यहाँ पे समासिक विग्रह सही क्या है, ये आपका आंसर नहीं होगा, ये सही है। ऑप्शन बी में आप पढ़िए, बी में क्या दिया हुआ है कि चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली स्त्री, यानी कि ये हो जाएगा कर्मधारय समास, ये भी सही है। कर्मधारय समास हो जाएगा, चंद्रमा के समान मुख वाली स्त्री। उसके बाद चक्र धारण किया है जिसने, इसमें बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास है, ये भी सही है। अर्थात चक्र धारण कौन करते हैं, विष्णु जी, विष्णु भगवान। तो ये तीनों सही है। पंचमुखी, 5 मुखों का समाहार, द्विगु समास, चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली स्त्री, कर्मधारय, चक्रधर, चक्र धारण किया है जिसने, बहुव्रीहि समास, विष्णु। तो ऑप्शन जो डी बच गया यही आपका आंसर हो जाएगा। ये गलत है, ये बाकी सबसे अलग है। वो इसलिए अलग है, जो सत्य धर्म है इसका अगर आप समासिक विग्रह कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा, सती है जो धर्म नहीं, सत्य है जो धर्म, सत्य है जो धर्म, उसे हम लोग कहेंगे सत्य धर्म। सती की बात यहाँ नहीं हो रहा है, सती नहीं, सती नहीं, सत्य, सत्य है जो धर्म। ये गलत था, आपको गलत का ही चुनना था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। और ये जो चारों को आप याद रखिए कौन सा समास है वो भी बता दिए, और उसका जो समासिक विग्रह कैसे होगा उसको भी बता दिए, आप उसे भी याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि नहीं है। स्वर संधि किस में नहीं है आपको बताना है। पहले तो हम इसका संधि विच्छेद करते हैं। परमार्थ, तो परमार्थ का संधि विच्छेद क्या होता है, देखिए बताते। परम धन, परम धन अर्थ, परम धन अर्थ हो जाएगा परमार्थ। उसके बाद कुशासन, कुश, कुश धन आसन हो जाएगा कुशासन। उसके बाद विद्याभ्यास, विद्या, विद्या धन अभ्यास हो जाएगा विद्याभ्यास। ऑप्शन डी में दिया वागीश, इसका अगर संधि विच्छेद कीजिएगा तो वाक, वाक धन ईश, वाक धन ईश हो जाएगा वागीश। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है जो स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। तो देखिए यहाँ पे तो हम लोग देखिए कोई भी अगर शब्द का संधि विच्छेद करते हैं, अगर उसमें हलंत आ जाता है तो हम लोग पहले बोल देते हैं वो व्यंजन संधि है। तो यहाँ वागीश का जब हम संधि विच्छेद किए, वाक धन ईश आया, यानी क में हलंत आया, तो क में हलंत आ गया, यानी कि ये व्यंजन संधि हो जाएगा, ये स्वर संधि नहीं होगा। तो आपको ही बताना था कौन सा ऑप्शन में स्वर संधि नहीं है, जो स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा वागीश। वागीश ये व्यंजन संधि, क्योंकि हलंत आ गया, कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। ठीक है, ये स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, बाकी ये तीनों स्वर संधि है। स्वर संधि में भी कौन सा संधि, तो बाकी ये तीनों स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि है। कौन सा स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। तो इसको भी याद रखिएगा। और ये जो वागीश का संधि विच्छेद बहुत बार जब पूछता है, इसको भी याद रखिएगा। और ये कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है। संधि के कितने भेद, 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि कहते किसको है, 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। और सारे प्रश्न का PDF कर दीजिए, जिस अड्डा के नाम से टेलीग्राम में चैनल है वहीं पर आपको मिल जाएगा। प्रश्न है, अति उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। ये 4 ऑप्शन में किस शब्द में अति उपसर्ग है। तो देखिए सबको पता होगा, अत्याधिक तो नहीं है, इसमें नहीं होगा, अत्यधिक ये भी नहीं होगा, आत्मिक तो होगा नहीं। एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन डी अत्यधिक। तो वैसे तो आप इसका संधि विच्छेद करके पता चल जाए, जिस तरह वर्ड क्या दिया हो अत्यधिक, और तो यह समझू ध्वारसी का को अत्यधिक है। तो इसका संधि विच्छेद कैसे कीजिएगा, तो इसका संधि विच्छेद कीजिएगा अत्य नहीं, गलत हो जाएगा, यहाँ अत्य नहीं करना पड़ेगा। संधि विच्छेद बहुत सारे स्टूडेंट नहीं करेंगे। अत्यधिक है तो अत्य जोड़ अधिक, नहीं अत्य नहीं होता, अति,
अति धन अधिक हो जाएगा अत्यधिक। देखिए इसका संधि विच्छेद याद रखिएगा, अति धन अधिक हो जाएगा अत्यधिक। तो कौन सा इसमें उपसर्ग हो जाएगा? अति उपसर्ग। उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है, पता है आप लोग को। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अत्यधिक में अति उपसर्ग है। और अत्यधिक का संधि विच्छेद भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है बेमेल वस्तुएं या मेल ना होना, किस मुहावरे का अर्थ है? किस मुहावरे का अर्थ है मेल ना होना? बेमेल वस्तुएं, किसी तरह का मेल नहीं। ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में दिया आसमान टूटना, आपे से बाहर होना, आड़े हाथों लेना, आधा तितर आधा बटेर। तो देखिए बेमेल वस्तु मेल ना होना यानी वही आधा तितर आधा बटेर, ये जो मुहावरा है ना, इसी मुहावरा का अर्थ है ये मेल ना होना बेमेल होना। ठीक है, आपको यही बताना था प्रश्न में कि किस मुहावरा का अर्थ है बेमेल वस्तु या मेल ना होना। तो आधा तितर आधा बटेर, इस मुहावरे को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल। भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल वाक्य किस कारक का है? भूखे को, प्यासे को, अगर आप कारक पढ़े होंगे, कारक के 8 भेद होते हैं, कर्ता ने कर्म को पढ़े होंगे, तो अगर विभक्ति याद है तो वैसे बना लीजिएगा। जिस तरह संपादन का विभक्ति क्या होता है? को के लिए। संपादन कारक का विभक्ति क्या होता है? को के लिए। अपादान का विभक्ति से होता है। संबंध का होता है का, के, की, रा रे री, वो भी पुस्तक का बहुत बार रा रे री, स्टूडेंट सिर्फ काके की याद करता है। अधिकरण का क्या होता है? में पर, में पर। अब बोलिए यहाँ पे को आया ना, भूखे को अन्न दो प्यासे को पानी दो, तो को आ गया तो कौन सा कारक हो जाएगा? संपादन कारक। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि संपादन कारक कहीं विभक्ति है ना को। प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अष्टांग योग कैसे लिखा जाएगा? देखिए अष्टांग योग, ओ मूर्धन स्व आधा, टो आकर बिंदा ऊपर में गो, अनुस्वर गो, अष्टांग, उसके बाद फिर योग, अष्टांग योग ऐसे लिखा जाएगा। ऐसे किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में देखिए अष्टा, ठो दिया, ठो नहीं होगा, ओ टो होगा। ऑप्शन सी में तो अष्टांग योग है लेकिन आ दे दिया, शुरू में आ दे दिया, शुरू में आ नहीं ओ होता है, तो ये भी गया। ये तो यहाँ भी ठो दिया है, ठो वाला नहीं होगा, टो वाला होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अष्टांग योग। तो देख लीजिएगा अष्टांग योग कैसे लिखा जाएगा। ओ मूर्धन सो टो आकर ऊपर में बिंदा यानी अनुस्वर गो, अष्टांग, य ओकर गो योग, अष्टांग योग। तो शुद्ध वर्तनी या शुद्ध वर्तनी यहाँ से एक प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न है हमारे परिवार में दादाजी हैं, यहाँ पे अंडरलाइन किया गया, देखिए इन्वर्टेड कॉमा बंद है ना, यहाँ अंडरलाइन किया गया है। तो हमारे परिवार में दादाजी हैं, तो यहाँ पे जो परिवार है कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, सबको पता होगा। परिवार में एक आदमी थोड़े रहता है, बहुत अधिक आदमी रहता है, बहुत आदमी रहता है। परिवार में एक आदमी रहता है, माता पिता भाई बहन चाचा चाची, बहुत आदमी रहता है। बहुत आदमी क्या, बहुत सदस्य होते हैं, लिख देते हैं बहुत सदस्य होता है परिवार में ना, एक सदस्य थोड़े होता है। तो यहाँ व्यक्ति थोड़े होगा, जाति नहीं होगा, भाव नहीं होगा। जहाँ समूह अथवा समुदाय का बोध हो तो समूहवाचक। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, समूहवाचक। परिवार कौन सा संज्ञा है? समूहवाचक। प्रश्न है गुणवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? गुणवान का स्त्रीलिंग बताना है। तो सबको पता होगा, सत्यमती तो होगा नहीं, रानी तो होगा नहीं, स्वामिनी तो होगा नहीं। स्वामिनी किसका किसका होता है उसको भी देख लीजिएगा। जिस तरह स्वामिनी है, स्वामिनी किसका होता है? स्वामी का। किसका? स्वामी का। रानी किसका होता है? राजा का। रानी किसका? राजा का। सत्यमती किसका होता है? सत्यमती किसका होता है? सत्यवान का। सत्यवान का। बाकी तीनों को बता दिए। तो गुणवान का स्त्रीलिंग गुणवती हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी जो दिया था स्त्रीलिंग किसका था वो भी बता दिए। स्वामिनी किसका था? स्वामी का। रानी किसका था? राजा का। सत्यमती किसका था? सत्यवान का। आयुष्मती रहता तो आयुष्मान का। प्रश्न है भारतीय शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय पहले बदल देते, प्रत्यय अंत में लग के उसका अर्थ बदल देता है, उपसर्ग पहले। तो भारतीय, भारतीय क्या बोला जाता है? ये भारतीय। तो ई तो होगा नहीं, आ तो होगा नहीं। ये भी हो सकता, आप ये भी हो सकता। आप दोनों कन्फ्यूज होगा कौन सा वाला होगा। तो यहाँ पर अगर भारतीय अगर लिखिएगा भो आ का रो तो दीर्घी की हो, तो यहाँ तो में कौन सा मात्रा है? दुर्घेय का मात्रा है। तो यहाँ दुर्घेय वाला यो होगा, यानी कि ये दुर्घेय वाला ये होगा, दुर्घेय वाला, क्योंकि तो में दुर्घेय है। अगर तो में हर्षे रहता तो हर्षे वाला। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा। तो ये भारतीय में ये प्रत्यय दुर्घेय वाला।
प्रश्न ये आज का लास्ट है कि यह सोहन का मकान है। यह सोहन का मकान है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा कारक है। तो मकान का संबंध किससे है? सोहन से। मकान का संबंध सोहन से है, यानी संबंध कारक हो जाएगा। उसे भी का के की संबंध कारक का होता ना, का के की संबंध कारक विभक्ति, का के की किसका संबंध का, तो मकान का संबंध किससे? सोहन से। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संबंध कारक। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। सारे प्रश्नों को विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बता दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए, सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।